तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मेटल एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर करने वाले हैं। उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है उसका 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्ड एग्जाम्पल नहीं, जो चैप्टर के एंड में होते हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखो, उनमें पहले 4 क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, सिंपल आप खुद भी कर सकते हो, या कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप क्वेश्चन कर सकते हो हमसे, हम उनका स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो बच्चों, हम 5th क्वेश्चन जो कि मेन समझाने लायक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 5वां जो क्वेश्चन है यह है कि यू आर गिवन हैमर, बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड ए स्विच। आपके पास ये चीज़ें दे रखी हैं, एक हथौड़ा है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, वायर है, स्विच है। इनकी सहायता से 2 सैंपल्स दे रखे हैं। हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आपको सैंपल्स दे रखा है मेटल नॉन मेटल का, पता कैसे लगाएंगे कि ये मेटल है ये नॉन मेटल है? केवल और केवल इन्हीं का जो ऊपर दे रखा है, हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच की सहायता से। और फिर ये कह रहा है कि चलो आपको पता लग गया है तो उनकी जो प्रॉपर्टी आपने ऑब्जर्व करी है, उन प्रॉपर्टीज़ का क्या फ़ायदा अपने को मिल रहा है, इनकी क्या फ़ायदा हुआ, उनकी यूज़फुलनेस बताइए उन मेटल्स की। तो पहले तो बात यह है कि आप हैमर की सहायता से कैसे पता करेंगे, हथौड़े की सहायता से मेटल और नॉन मेटल का कैसे पता करेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये मेटल और नॉन मेटल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सैंपल्स को बारी बारी हथौड़े से स्ट्राइक करेंगे, हैमर से स्ट्राइक करेंगे। जो सैंपल स्ट्राइक करने पर, हैमर से स्ट्राइक करने पर, हथौड़े से चोट मारने पर थिन शीट्स में बदल जाता है, वो कंफर्म होता है कि मेटल है। जबकि जो सैंपल हथौड़े से चोट करने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, स्मॉल पीसीज में चेंज हो जाता है, वो नॉन मेटल है। क्या कि हैमरिंग करने पर, हैमरिंग का मतलब हुआ कि हथौड़े से स्ट्राइक करने पर, हैमरिंग करने पर जो थिन शीट्स में चेंज हो जाता है, थिन शीट्स में चेंज हो जाता है, थिन शीट्स में चेंज हो गया, वो क्या कहलाया बच्चों? वो मेटल। क्योंकि मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है जिसकी सहायता से वो थिन शीट्स में चेंज हो जाती है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिएबल। मैलिएबल, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी। ओके, तो सारी मेटल्स के पास मैलिएबिलिटी है। मैलिएबिलिटी का मतलब जब भी उन पर हथौड़े से स्ट्राइक करते हैं वो थिन शीट्स में चेंज हो जाती है। फर्स्ट एक तो टेस्ट क्लियर हो गया कि आपने हथौड़े की सहायता से दोनों मेटल्स को कूट करके देख लिया, हथौड़े से चोट मार करके देख ली, जो स्मॉल पीसेज में टूट जाता है, स्मॉल पीसेज में टूट गया जो PIECES, स्मॉल पीसेज में टूट गया जो, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल, ओके, नॉन मेटल, राइट। तो मेटल नॉन मेटल का पता लग गया। अब आपको बैटरी, बल्ब और वायर, स्विच की सहायता से और पता करना है। हमें ये पता है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स के अंदर से करंट पास होता है, जबकि नॉन मेटल्स में करंट पास नहीं होता। तो जिसमें बल्ब जल उठता है, यानी कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट डेवलप कर लेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे जिनमें मेटल फिट कर देंगे और करंट पास करेंगे। यदि बल्ब जल उठता है तो वो क्या है? वो एक मेटल का टुकड़ा है। और जिस सैंपल को यूज़ करने पर बल्ब नहीं जलता तो वो एक नॉन मेटल है। ओके बच्चों, बताओ तो कैसे करोगे? दूसरा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट ये लिया कि जी हमने एक बैटरी ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें यहाँ हमने वो टुकड़ा जोड़ दिया और ये तार और क्या, ये फिट कर दिया हमने बल्ब। तो बैटरी, वायर, स्विचेस, सारी चीज़ें यहाँ, बैटरी के साथ स्विचेस भी हमने लगा दिए। तो हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, ऑन पोजीशन में किया, यानी कि करंट इसमें पास किया, तो यहाँ यदि ये मेटल होगी, यदि ये मेटल है तो बल्ब जलेगा। या और इसका उल्टा बोलें कि यदि ऐसा करने पर, ऐसा सर्किट करने पर यदि बल्ब जल रहा है तो ये कन्फर्म होता है कि जो सैंपल आपने सर्किट में यूज़ किया है वो मेटल है, क्योंकि मेटल्स के अंदर से करंट पास होगा और करंट पास होते हुए बल्ब जल जाएगा। जबकि ऐसा ही हम एक सर्किट और बना लें कि मान लीजिए बैटरी यूज़ कर ली आपने, वायर और
एक सैंपल लिया जो कि आपको नहीं पता कि वो क्या है। यहाँ आपने बल्ब ले लिया और ये तार, यदि करंट पास करने पर ये बल्ब ग्लो नहीं होता, जलता नहीं है, तो कंफर्म हुआ कि ये जो लिया है सैंपल आपने, ये नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर करंट पास नहीं होता। ठीक है, तो हैमर की सहायता से तो पीट करके देख लिया, जो बढ़ जाता है थिन शीट्स में चेंज हो जाता है वो होता है मेटल, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होता है नॉन मेटल। दूसरी बात, स्विच, बैटरी, बल्ब और वायर की सहायता से कैसे पता लगाया आपने, दोनों सैंपल्स को सर्किट में यूज कर लिया। बल्ब जल रहा है तो जो सैंपल है वो मेटल है, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा वो जो सैंपल है वो नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर से करंट पास नहीं होता। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों इसका बी पार्ट क्या था कि असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट, कि जो मेटल्स का आपने पता लगाया ये टेस्ट, तो मेटल्स की यूजफुलनेस क्या है। तो देखो इसका बी पार्ट, पांचवे का बी पार्ट हम कर रहे हैं, यानी कि सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या है कि आपने मेटल का पता तो लगा लिया, दो प्रॉपर्टी पता लगाई आपने, क्या क्या, एक तो मेटल मैलिएबल है, कैसे पता लगाया था, हथौड़े से, क्योंकि हथौड़े से चोट करी वो बढ़ गई मैलिएबल। और दूसरा क्या है, वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कैसे पता लगाया था, सर्किट में फिट करके, बल्ब ग्लो हो गया था कंडक्टर। तो मेटल्स की इन दो प्रॉपर्टी के क्या फ़ायदे हैं ये पूछ रहा है। तो मेटल्स मैलिएबल है, यानी कि थिन शीट्स में डाल सकते हैं। जो मेटल्स की थिन शीट बनाने से क्या क्या फ़ायदे हुए बताओ। जैसे आयरन का ही आप समझ लीजिए कि लोहे की थिन शीट्स बन गई, उसकी सहायता से आप क्या बना सकते हो, आप उसकी सहायता से बैकेट्स बना सकते हो, उसकी सहायता से कुछ और थिंग्स जो आयरन में थिन शीट्स बना सकते हो, थिन शीट्स जैसे कि टेन सेड वगैरह है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो थिन शीट्स जो है यानी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी जो मैलिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यदि मेटल्स बढ़ती नहीं तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हम नहीं बना पाते। बहुत सारे अपने अराउंड भी आप देख लीजिए कि मान लीजिए दरवाज़ा है लोहे का बना हुआ है, बैकेट है, कोई और ऑपरेटर्स है जो लोहे का बना हुआ है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण बना हुआ है, वो थिन शीट्स के कारण बना हुआ है कि उसमें मैलिएबिलिटी थी तभी तो वो बढ़ गया, यदि वो बढ़ता नहीं तो वो थिन शीट्स बन ही नहीं पाती। ओके, अब कंडक्टर का क्या फ़ायदा हुआ कि मेटल्स कंडक्टर हैं। अब यदि मेटल्स कंडक्टर हैं तभी तो हम वायर बना पाए, जैसे कॉपर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स आते हैं, मान लीजिए अपने पास आयरन के भी वायर्स हैं। तो वायर्स क्यों पॉसिबल हो पाए, क्योंकि इनके अंदर से करंट पास होता है, तब हमने वायर बना ली। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हमने किसके लिए यूज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। तो बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर दीज आर यूज टू मेक वायर्स, ये तार बनाने के काम आती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6th क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, उनके एग्जांपल्स बताइए। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट आर राइट दियर, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो 6th क्वेश्चन मैं लिख दूं, जल्दी से लिख देते हैं, क्वेश्चन में कोई टाइम खराब नहीं करेंगे। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। ओके, ऐसा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं, मतलब एग्जैक्ट का मतलब है कि एक एक वर्ड मैंने नहीं लिया है, ऐसा क्वेश्चन है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। देखिए आपने पढ़ा है कि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स जनरली कैसे हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसी नेचर के होते हैं बच्चों, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के, एसिडिक नेचर के। तो फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो विच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों का काम करे। देखो मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी लिए हुए हैं। जिनमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी है उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं, द ऑक्साइड्स विच हैव या विच एक्ट एज
एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि जो एसिड और बेस दोनों का काम करे। कैसे काम करेंगी? आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताओ क्या बनाता है, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने किसी एक मेटल के ऑक्साइड को लिया और एसिड में डाला। मेटल के ऑक्साइड का मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिया, एक ऑक्साइड लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मान लीजिए इनका एग्जांपल मैं बता दूं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ZNO है, जैसे एल्यूमिना है, ये कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ये ZNO क्या है, एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। ऐसे ही एल्यूमिना है, ये एसिड का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है। कैसे काम करता है? आपको एक बात पता है कि एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। अब मैं इस ZNO को एसिड में डाल रहा हूँ, मुझे पहले ही पता है मैं किस में डाल रहा हूँ, एसिड में। ओके, मुझे इसका नहीं पता ये किसका काम कर रहा है। अब मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, मुझे वही साल्ट और वाटर मिले, वही साल्ट और वाटर मिले, यानी कि इस ZNO को मैंने एसिड में डाला था तो मुझे साल्ट और वाटर मिले। इससे कंफर्म होता है कि ZNO कैसी नेचर का काम कर रहा है, अब की बार बेस का, क्योंकि बेस ही एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएगा। दूसरी बात, मैं इस ZNO को बेस में डाल करके देखता हूँ, मैं इस ZNO को दोबारा दूसरी रिएक्शन में बेस में डाल करके देखता हूँ, मुझे फिर से साल्ट और वाटर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार ये ZNO है एसिड का काम कर रहा है। तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए, हम नेचर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इनको एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, साल्ट और वाटर मिलता है दोनों ही केसेज में। तो इससे पता लग जाता है कि ये एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों का ही काम करते हैं, कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। 2 मेटल बताइए जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाएंगी, और 2 मेटल्स बताइए जो हाइड्रोजन नहीं बनाएंगी। तो 2 क्या, हम तो 4 भी बताएंगे आप लोगों को। आपको सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, बहुत सारी मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा हुआ है, यानी कि सबसे ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव, फिर कम, नीचे डाउन डाउन होते रिएक्टिविटी डाउन होती चली गई। वो रिएक्टिविटी सीरीज ये रही आपके सामने, आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखी है। अब जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर से हैं, वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगी एसिड्स के साथ, और जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगी। बस सिंपल सा फार्मूला है कि द मेटल्स विच आर अबाउ द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज गिव हाइड्रोजन गैस विद एसिड्स, while the metals which are below the hydrogen will not give हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे पास एसिड है, मान लीजिए HCl है, तो कौन सी 2 मेटल इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाएंगी, और कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं बनाएंगी। ओके, तो मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बता दिया, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो बनाएंगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो नहीं बनाएंगी। तो वो मेटल्स जो हाइड्रोजन बनाएंगी वो क्या क्या है, ये सारे लिख दो ना। आपको तो 2 ही पूछी गई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सारी हाइड्रोजन बनाती हैं। जबकि हाइड्रोजन से नीचे क्या क्या है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। तो बताइए क्या क्या है जो हाइड्रोजन बनाती हैं। जो हाइड्रोजन बनाती हैं वो तो है जी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 4 बता दी, 2 पूछा था। और जो हाइड्रोजन नहीं बनाती है, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन नहीं करती, क्रॉस कर देता हूँ, वो क्या है, वो कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये क्या है, मेटल्स ऐसी है जो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, मुझे M नाम की मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है। मैंने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग पर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो M नाम की मेटल है, मैं उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एनोड क्या लेना पड़ेगा, कैथोड के रूप में क्या लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना पड़ेगा। 3 चीज़ें मुझे बतानी हैं। M नाम की मेटल है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या बताया था, आप जब वीडियो में देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि भाई उसमें
2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके आप मेटल को प्योर कर रहे हो, शुद्ध कर रहे हो। आपने करंट पास किया। अब ध्यान से समझना, एनोड क्या लेंगे, कैथोड क्या लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, आप मान लीजिए एम को मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कॉपर, कोई भी मेटल हो सकती है, मान लेते हैं कॉपर, उससे समझ में आ जाएगा। तो मुझे कॉपर का रिफाइनिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, एनोड, मैं एनोड के रूप में इम्प्योर कॉपर रोड लेऊँगा। तो इम्प्योर कॉपर मैं एनोड बनाऊँगा, मुझे लेना पड़ेगा, एक इम्प्योर कॉपर की रोड लेनी पड़ेगी जिसको मैं एनोड बनाऊँगा, यानी कि जिसका शुद्धिकरण करना है, जिसका प्यूरिफिकेशन करना, वो इम्प्योर ही तो रहेगी, शुद्ध होती है तो क्यों प्यूरिफिकेशन कर दे। कैथोड किसका लेना है, जो प्योर मेटल है, जो हमें अपनी तरफ से लेनी है। ओके, इम्प्योर कॉपर जो चाहिए है हमारे पास है ही, वो तो उसका प्यूरिफिकेशन तो करना ही है। कैथोड के लिए क्या करेंगे, प्योर मेटल, यानी कि प्योर मेटल की रोड लेकर के आएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट उस कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले लिया, कोई और जिसमें कॉपर मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसी भी मेटल के लिए आपको वही मेटल इम्प्योर लेनी पड़ेगी। मैं कॉपर का मान करके चल रहा हूँ, तो मैंने कॉपर इम्प्योर लिया, कैथोड प्योर मेटल कैथोड के रूप में लिया, और इलेक्ट्रोलाइट लिया कॉपर सल्फेट, यानी कि कुछ इस तरह से किया मैंने। ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट, इधर ये है प्योर कॉपर मैंने बनाया जो कि कैथोड कहलाएगा, यानी कि प्योर कॉपर को कैथोड बनाया है, और ये इम्प्योर है, इम्प्योर एनोड। याद कैसे रखोगे, कंफ्यूज बहुत करेंगे कि कैथोड बनाए एनोड बनाए। तो देखो, याद रखने का तरीका है, ये वाउल है, ए भी वाउल है, आई भी वाउल है, ए फॉर एनोड, आई फॉर इम्प्योर, दोनों ही वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं। इधर सी फॉर कैथोड जो कि एक कॉन्सोनेंट है, ऐसे ही पी प्योर, यानी कि एनोड वाले में वही लेना है जिसके आगे वाउल आ रहा है, यानी कि इम्प्योर मेटल लेनी है। ओके, कैथोड में प्योर मेटल, और सॉल्यूशन तो कोई सिंपल, यानी कि जिसमें कोई मेटल प्रेजेंट हो वो हम सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के इस